ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 3 जुलाई के सभी करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक अपडेट दिया था, आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2025 के लिए 1000 करंट अफेयर की मैराथन क्लास आपके लिए फ्राइडे को कल मॉर्निंग में 8 बजे लाइव हो जाएगी। आप सभी उसमें लाइव रहिएगा क्योंकि आपके लिए काफी सारे इंटरेस्टिंग प्राइज वहां पर हमने रखे हैं। काफी सारे इंटरेस्टिंग आपको चीजें, कोर्स या गिफ्ट वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लाइव रहिएगा। कल मॉर्निंग में 8 बजे शेड्यूल हो जाएगा फ्राइडे को 1000 करंट अफेयर, वहां पर आपके लास्ट 2 साल के कवर हो जाएंगे एसएससी सीजीएल के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, 3 जुलाई के करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस स्कीम की बात करें तो भारत में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, एआई को बढ़ावा देना, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, अडॉप्ट करना, इसके लिए इस स्कीम को लाया गया है। रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम 1 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए आवंटित किए हैं। उद्देश्य समझ में आ गया? रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देना। इसके तहत किया क्या जाएगा? भारत में प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, उनको फाइनेंशियल हेल्प केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। लॉन्ग टर्म लोन दिए जाएंगे, चाहे वो कम इंटरेस्ट रेट पर हो, 0 इंटरेस्ट रेट पर हो, ऐसे लोन दिए जाएंगे अलग अलग प्राइवेट कंपनीज को, ताकि देश में टेक्नोलॉजी, एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनको बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, योजना को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए एक फाउंडेशन है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसके तहत एक फंड बनाया जा रहा है, स्पेशल पर्पस फंड। और ये जो फंड है ना, इसी में 1 लाख करोड़ रुपए को संभालेगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और समय समय पर अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए इन पैसों को खर्च किया जाएगा। यहां पर बात आती है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है। तो यह फाउंडेशन इंडियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि देश में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसकी स्थापना लास्ट ईयर 2024 में की गई थी एक एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट का नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट, 2023 में लाया गया था। तो एक स्टेचुरी बॉडी है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है। हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? आईएनएस उदयगिरी की बात करें तो इसे बनाया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। भारतीय नौसेना में हाल ही में आईएनएस उदयगिरी को शामिल किया गया। 17 जो प्रोजेक्ट 17A है, पहले इसको समझो। इसके तहत 7 वॉरशिप का निर्माण किया जाना है। कितने? 7। 2 हो चुके हैं। पहला 2024 में शामिल किया गया था इंडियन नेवी में, आईएनएस नीलगिरी। और अब दूसरा शामिल किया गया है जिसका नाम है आईएनएस उदयगिरी। इसका निर्माण किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। 7 वॉरशिप बनाए जाने वाले हैं। ये जो 7 वॉरशिप होंगे ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, मतलब ऐसे वॉरशिप, युद्धपोत जो कि किसी भी सोनार, रडार, इनके पकड़ में आए बिना कहीं भी दुश्मन के एरिया में घुस सकते हैं। तो ये होते हैं स्टेल्थ फ्रिगेट्स। तो इसे 7 बनाए जाने वाले हैं नीलगिरी क्लास के, और ये रिप्लेस करेंगे शिवालिक क्लास वॉरशिप को। ये पुराने हैं शिवालिक क्लास वॉरशिप। अब जरूरी है कि इंडियन नेवी भी नई टेक्नोलॉजी को अपनाए, है ना, टेक्नोलॉजी में पावरफुल बने। इसीलिए नीलगिरी क्लास के 7 नए वॉरशिप को शामिल किया जाने वाला है प्रोजेक्ट 17A के तहत इंडियन नेवी में। कौन कौन से हैं? आईएनएस नीलगिरी मिल चुका है, आईएनएस उदयगिरी मिल गया, अब मिलेगा आईएनएस तारागिरी, फिर आईएनएस महेंद्रगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस विंध्यगिरी। ये 7 हैं। इनमें से 4 का निर्माण करेगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और बाकी 3 का निर्माण करेगा गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ये कोलकाता की कंपनी। ओके, तो 7 वॉरशिप को शामिल किया जाने वाला है नीलगिरी क्लास की इंडियन नेवी में।
प्रोजेक्ट 17A के तहत। अब स्टेल्थ फ्रिगेट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। ऐसे वॉरशिप या युद्धपोत जो कि रडार, सोनार, इंफ्रारेड इनके सेंसर की पकड़ में नहीं आते। अभी कुछ समय पहले ही इंडियन नेवी में आईएनएस तमाल को शामिल किया गया है, जो कि हमको रशिया से मिला है। इंडियन नेवी में इसको भी शामिल किया गया है। माउंट एल्ब्रुश पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? माउंट एल्ब्रुश यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के माउंटेनर बने हैं भारत के तेगबीर सिंह। आंसर डी, तेगबीर सिंह, ये बीच में आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रुश पर सफलतापूर्वक ये इन्होंने चढ़ाई की है। माउंट एल्ब्रुश को फतह करने के बाद ये दुनिया के सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने माउंट एल्ब्रुश को फतह किया है 6 साल 9 महीने 4 दिन में, इनकी एज है। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था भारत में महाराष्ट्र के वाघा कुशाग्र के नाम था, तब उनकी एज 7 साल 3 महीने थी ऑलमोस्ट। अब इनसे छोटे हो गए हैं तेगबीर सिंह, ये आते हैं पंजाब राज्य से। वैसे माउंट एल्ब्रुश रशिया में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ये रशिया में या यूरोप में काकेशियस पर्वतमाला का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुश। ठीक है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति तेगबीर सिंह पंजाब से आते हैं। वैसे इनके पहले एक और रिकॉर्ड इनके नाम है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है ना माउंट किलिमंजारो, इस पर चढ़ने वाले भी सबसे कम उम्र के एशियन माउंटेनर, यह रिकॉर्ड भी तेगबीर सिंह के नाम पर ही है। कहां के हैं? पंजाब। अब आप कमेंट में बता देना कि माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की किस देश में स्थित है? बता दोगे? कमेंट करो, तब तक मैं आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम में काफी बार आपको बता चुका हूं, अब ये एंड में आ चुकी है। 90 डेज की ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है आप सभी के लिए, ये आपको अभी भी अवेलेबल है। अब आपको लास्ट 10 दिन में FLT यहां पर मिलने वाले हैं, फुल लेंथ टेस्ट, डेली स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा मेंटरशिप के तहत, डेली प्रैक्टिस टेस्ट आप यहां पर लगा सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को भी चेक कर पाएंगे। तो आपके लिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये अभी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स में टॉप प्लेस मिला है केरल स्टेट को। ठीक है सर, केरल टॉप पर है, लेकिन इंडेक्स क्या है, किससे रिलेटेड है? तो पहले तो यह समझो कि इंडेक्स कौन जारी करता है, फिर हम बात करेंगे कि किससे रिलेटेड है। इंडेक्स को जारी करता है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, अब भारत में जितने भी नेशनल पार्क है, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज है, उनको किस राज्य ने सही ढंग से प्रोटेक्ट किया है, किसने सही ढंग से कितना अच्छा संरक्षण किया है, कितना अच्छा उस सेक्टर में कौन सा राज्य काम कर रहा है। नेशनल पार्क, जो टाइगर रिजर्व है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, इनको कौन सा राज्य कितना अच्छा हैंडल कर रहा है, कितना अच्छा मैनेज कर रहा है, कितना अच्छे से संरक्षित कर पा रहा है, इसमें रैंक दी जाती है राज्यों को। अब हुआ यह है कि 2020 से 2025 तक के टाइम पीरियड को एनालिसिस किया गया है और एक इंडेक्स तैयार किया गया, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स। नेशनल पार्क और संरक्षित क्षेत्रों के एनालिसिस के आधार पर इसे तैयार किया गया। राज्यों को रैंक दी जाती है कि वो कितना अच्छा कंजर्वेशन कर पा रहे, कितना अच्छा प्रोटेक्ट कर पा रहे, कितनी अच्छी पॉलिसीज बना पा रहे। 438 नेशनल पार्क को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 438 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इस एनालिसिस में शामिल किया गया। अब ऐसा राज्य जिसने सबसे अच्छा काम किया है इस इंडेक्स में, वो है केरला। 100% में से 76.22% हाईएस्ट परसेंटेज दिया गया है कंजर्वेशन या अच्छा काम करने के मामले में केरला को। सेकंड पर है कर्नाटक और थर्ड पर है पंजाब। टॉप 3 याद कर लो, काफी है। यूनियन टेरिटरी में सबसे अच्छा काम किया है चंडीगढ़ ने, 100 में से 85.16% इसको स्कोर दिया गया और सेकंड पर है लद्दाख। ठीक है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज इसको जारी करता है। 2006 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी
ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, राज्यों को एक पैमाना सेट करना कि भाई किसने कितना अच्छा मैनेज किया है प्रोटेक्टेड एरियाज को, किस राज्य ने सबसे अच्छा संरक्षण का काम किया है, कितना अच्छा काम किया है। तो इस इंडेक्स के तहत इनको रैंक दी जाती है। पहले नंबर पर इस इंडेक्स में कौन है 2025 में? केरला स्टेट। किस संस्था का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है? सावित्रीबाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यह नाम दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट को। पहले नाम यह था, अब सावित्रीबाई फूले के नाम पर नया नाम दिया गया है इस संस्थान को। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, इसे कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब नाम चेंज किया गया सावित्रीबाई फूले के नाम पर। एक बहुत ही फेमस सावित्रीबाई फूले, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए काफी काम किया है, और ज्योतिबा फूले जो कि इनके पति थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी, है ना। तो सावित्रीबाई फूले के नाम पर सावित्रीबाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यह नया नाम हो गया है इस संस्था का। सावित्रीबाई फूले को का जो योगदान है भारत में, उनको याद करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए नाम चेंज किया गया। अच्छा, संस्थान क्या करता है? अगर हम सावित्रीबाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो संस्थान क्या करता है? इंडियन गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इनके अधिकारियों का संरक्षण करना, इनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, ये सारे काम इस संस्था के द्वारा किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही संस्थान काम करता है। 1966 में स्थापना की गई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 4 रीजनल सेंटर भी देखने को मिलते हैं, पर हेडक्वार्टर ही हमसे पूछा जाएगा तो यह हो जाता है नई दिल्ली में। सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्र से आती है, समाज सुधारक रही है, बहुत ही फेमस। मॉडर्न इंडिया की पहली फीमेल टीचर मानी जाती है, महिला शिक्षक पहली। कौन? सावित्रीबाई फूले। ठीक है ना। पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर सत्य शोधन समाज की स्थापना का इनको श्रेय दिया जाता है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को शुरू किया है बिहार सरकार ने। वैसे बिहार सरकार में सीएम कौन है? नीतीश कुमार। इन्होंने 3 स्कीम को राज्य में अनाउंस किया। एक है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, पहली हो गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, नाम से समझ में आएगा जो कलाकार है उनके लिए पेंशन दी जाती होगी। तीसरा मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। तो तीनों योजनाएं बिहार सरकार ने अनाउंस की है। पहली की बात करते हैं, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की। इसके तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को फाइनेंशियल हेल्प देगी बिहार सरकार, लेकिन केवल उन युवाओं को जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पहले से ट्रेनिंग ली हो। तो ऐसे युवाओं को इंटर्नशिप के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। 3 महीने से लेकर 12 महीने तक ये राशि दी जाएगी हर महीने। ऐसे युवा जो कि 12वीं पास है, 4,000 रुपए पर मंथ उनको दिए जाने वाले। आईटीआई या डिप्लोमा पास को 5,000 रुपए, और जो अगर कोई ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको 6,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। इसे नाम दिया गया मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ठीक है, तो ये हो गई पहली। आगे आते हैं, सेकेंड है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। राज्य के जो कलाकार है ना, उनको 3,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे पेंशन के रूप में। लेकिन यहां पर भी क्राइटेरिया है कलाकारों का। एक तो कम से कम 50 साल की एज होनी चाहिए कलाकार की, और उनकी एनुअल इनकम 1,20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेडिशनल आर्ट में कम से कम 10 साल का योगदान दिया हो उसको बढ़ाने में। तो ऐसे जो कलाकार है उनको 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। इसके लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए हाल ही में मंजूर किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और तीसरी है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। राज्य की जो लुप्त होती कलाएं हैं, जो ट्रेडिशनल कलाएं हैं, उनके संरक्षण के लिए काम करना, कंजर्वेशन को बढ़ावा देना मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो तीनों ही योजना बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है,
महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, किस राज्य में स्थित है? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। अच्छा, गुरु गोरखनाथ के नाम से आपको समझ में आ जाएगा, योगी आदित्यनाथ के बारे में आपको दिमाग में आ जाएगा। और यह स्थापित की गई है यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यूपी में हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया है, इस यूनिवर्सिटी का। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। राज्य के 100 से ज्यादा जो कॉलेज हैं वो इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होंगे और यहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। अच्छा, आयुष जानते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम या आयुष में किसको गिना जाता है? जितनी भी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, फॉर एग्जाम्पल होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, है ना, योगा हो गया, ये सारी आयुष में इंक्लूड की जाती है, ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति पूरे वर्ल्ड में। तो इसको बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इंडिया में काम करता है, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। करंट मिनिस्टर है प्रताप राव गणपत राव जाधव। प्रताप राव गणपत राव जाधव इस मिनिस्ट्री के वर्तमान में मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन हमारा यूनिवर्सिटी से है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। तो इसका इनॉग्रेशन द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट ने कहां पर किया? उत्तर प्रदेश राज्य में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अमेजन क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अमेजन रीजन मतलब ऐसा एरिया जहां पर अमेजन के जो फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट, वो फैले हुए हैं। ऐसे क्षेत्र में काफी सारे देश हैं। तो अमेजन रीजन का देश जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया WHO के द्वारा, यह बन गया है सूरीनाम। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में सूरीनाम देखने को मिलता है, देश है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सूरीनाम कंट्री को हाल ही में मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। अमेजन रीजन का पहला ऐसा देश जो कि मलेरिया फ्री घोषित किया गया। और ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो दुनिया का 46वां ऐसा देश जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, जहां पर मलेरिया के पिछले 3 साल से एक भी केस नहीं। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट, पहले तो अमेजन रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेजन रेन फॉरेस्ट या अमेजन बेसिन क्षेत्र जहां जहां फैला हुआ है, वो फॉरेस्ट, अमेजन का जंगल जहां जहां फैला हुआ है, वो देश कहलाते हैं अमेजन रीजन के देश। 9 देश आते हैं इसमें, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। तो ऐसे ये 9 देश हो गए। इनमें से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया किसको? तो ये हो जाता है सूरीनाम। मैप पर अगर हम लोकेशन देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ये इसके उत्तर में देखने को मिलेगा। 3 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, एक गुयाना इसके पश्चिम में, पूर्व में फ्रेंच गुयाना है जो कि फ्रांस का हिस्सा है, और दक्षिण में ये ब्राजील से टच होता है। कैपिटल है परामारिबो कैपिटल, और चान तंतोखी इसके प्रेसिडेंट के पद पर है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फोटोजेनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित फोटोजेनिक रडार को डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक लेबोरेटरी है जिसने इसे बनाया है, लेबोरेटरी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो एक पर्टिकुलर DRDO के अंतर्गत ही इसकी एक शाखा बोल लें, वर्कशॉप बोल लें, लेबोरेटरी बोल लें, इसने विकसित किया है स्वदेशी रूप से विकसित फोटोजेनिक रडार या फोटोनिक रडार हम इसको बोल सकते हैं, है ना। इसको फोटोनिक रडार बोलें तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, पारंपरिक रडार से किस तरीके से अलग है। ट्रेडिशनल रडार जो होते हैं ना, वो रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, जबकि फोटोनिक रडार की बात करते हैं तो ये सिग्नल भेजने या फिर प्राप्त करने के लिए लेजर या ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। लाइट से चलने वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, उनका यूज किया जाता है फोटोनिक रडार में। तो ये ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं ट्रेडिशनल रडार से अगर हम कंपेयर करें फोटोनिक रडार। देखिए फायदे क्या क्या है। तो जो स्टेल्थ टारगेट्स हैं, मतलब जो रडार में नहीं आते, मतलब सोनार, है ना, रडार, इनके
बच के निकल जाते हैं। ऐसे जितने भी शिप होंगे या फिर कोई एयरक्राफ्ट होंगे उनको भी ये डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि ये लेजर या ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहा है, रेडियो वेव्स का यूज नहीं कर रहा, फोटोनिक रडार। इसके अलावा रेंज ज्यादा है नॉर्मल रडार से, जैम नहीं किया जा सकता, कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ज्यादा लंबे समय तक इफेक्टिवली काम कर सकता है। तो डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है डीआरडीओ को, डीआरडीओ की शाखा को। रडार और अन्य टेक्नोलॉजी बनाने का काम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का, डीआरडीओ की शाखा है। 1962 में इसकी स्थापना की गई कर्नाटक के बेंगलुरु में। यहां पर डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में काम करती है, भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है मिलिट्री के लिए। 1958 में इसकी स्थापना की गई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करती है। समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर हैं। लास्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है जुलाई 2025 के लिए पाकिस्तान को। बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इनको अध्यक्षता देना चाहता है। एक्चुअल में क्या होता है, अल्फाबेट के आधार पर अध्यक्षता मिलती। अध्यक्षता के लिए कोई इलेक्शन या नॉमिनेशन नहीं होते, अल्फाबेट के आधार पर इंग्लिश के जो नेम होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हर महीने अध्यक्ष चेंज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हर महीने अध्यक्ष बदलता है। तो इस आधार पर जुलाई 2025 के लिए अध्यक्षता मिली है पाकिस्तान को। इसके पहले पाकिस्तान जनवरी 2025 में 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भी बना है, अस्थायी सदस्य। और अब पाकिस्तान को जुलाई 2025 के लिए अध्यक्षता मिली है। अगस्त 2025 के लिए अध्यक्षता सौंपी जाएगी पनामा देश को। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये पीस और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए काम करने वाला यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं इसमें और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। वर्तमान में 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 जुलाई के सभी करंट अफेयर, डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? यह है स्मृति मंधाना। सेकेंड, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? सीबीडीटी के चेयरमैन बने हैं कौन? रवि अग्रवाल है, 1 साल के लिए इन्हें इनके कार्यकाल के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो यूनिकॉर्न के मामले में भारत को रैंक दी गई है वर्ल्ड में 3rd, पहले पर है यूएसए। आगे आए, पहला आसियान भारत क्रूज डायलॉग कहां आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु के चेन्नई में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभांशु शुक्ला। द लकी वंस किताब के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? यह दिया गया जारा चौधरी को। हाल ही में आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता। यह किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है बैडमिंटन खेलों से। आयुष शेट्टी। चर्चा में रही बेलग्रेड किस देश की राजधानी है? तो बेलग्रेड कैपिटल है सर्बिया की। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के कारण यह फेमस रहा था, अभी सुर्खियों में रहा था। सर्बिया, इसकी कैपिटल बेलग्रेड। सी शिप ऑब्जर्वर मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? इसे शुरू किया है क्वाड ने, क्वाड देशों के द्वारा शुरू किया गया। और हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी को इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? तो जीएसटी लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को इंडिया में। यह हो गए लास्ट डे के करंट अफेयर, रिवाइज हो गए हमारे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। पहला क्वेश्चन था, इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई?
तो 1969 में 15 अगस्त को इसरो की स्थापना की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में देखने को मिलती है, भाग 9 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने, बाद में भगत सिंह के द्वारा यह काफी फेमस हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए आज के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, सत्यमेव जयते वर्ड किस उपनिषद से लिया गया है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? और पौधों में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आराम से नोट कीजिए, पॉज करके कमेंट में आंसर कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और कल फ्राइडे को आप सभी के लिए मैराथन क्लास आने वाली है। लास्ट 2 साल के करंट अफेयर ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो एसएससी सीजीएल के अलावा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी उस वीडियो को देखिएगा। 1000 से ज्यादा करंट अफेयर सिंगल वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो कल मॉर्निंग में 8 बजे वो आपको वीडियो लाइव मिल जाएगा। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।